नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के तीसरे एडिशन से भौतिक विज्ञान सेक्शन के टॉपिक विद्युत धारा और उसके प्रभाव, बल और दबाव और ध्वनि से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों सभी प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो में दिए गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों भौतिक विज्ञान सेक्शन में हमने कुल 3 टॉपिक में 52 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था और दोस्तों ये हमारा भौतिक विज्ञान सेक्शन में चौथा टॉपिक है विद्युत धारा और उसके प्रभाव। और दोस्तों इसमें हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 53वें प्रश्न से। दोस्तों हमें प्रश्न दिया गया है एम्पियर के संबंध में सही कथन की पहचान करें। एम्पियर के संबंध में सही कथन की पहचान करें। दोस्तों आपको एम्पियर के संबंध में सही कथन पहचानना है। दोस्तों हमें कथन दिए गए हैं, 1 कूलाम आवेश प्रति मिनट के प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है। दूसरा दोस्तों में दिया गया है कथन, 2 कूलाम आवेश प्रति सेकंड के प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है। तीसरा दोस्तों हमें कथन दिया गया है, 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड के प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है या आधा कूलाम आवेश प्रति मिनट के प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है। तो दोस्तों आपको 1 एम्पियर बताना है कि कितने कूलाम आवेश के टाइम के हिसाब से जो है ये बनता है। तो दोस्तों आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड के प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है। 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड, 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड के प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है। प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है। प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है। एम्पियर या एएमपी जिसका प्रतीक होता है दोस्तों, ए विद्युत प्रवाह की एक एसआई इकाई है। एक एसआई इकाई है। ऐसा इकाइयां है दोस्तों अन्य चीजों की, जैसे कि पदार्थ की मात्रा की मोल है, तापमान की केल्विन है, चमकदार तीव्रता ल्यूमिनस की, इंटेंसिटी की है कैंडेला, और बल की मात्रक है न्यूटन, आवृत्ति का है आपका हर्ट्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का है कूलाम्ब, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत जो आवेश है उसका है कूलाम्ब, चुंबकीय प्रवाह का है मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय प्रवाह का है दोस्तों ऐसा इकाई मैग्नेटिक फ्लक्स, वेबर का है चुंबकीय प्रवाह, और चुंबकीय प्रवाह घनत्व का है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और टेस्ला है इसका चुंबकीय प्रवाह घनत्व का है दोस्तों टेस्ला, चुंबकीय प्रवाह घनत्व का है टेस्ला। रेडियो धर्मिता का है इसका बैक्यूरेल, रेडियो धर्मिता का जो ऐसा ही मात्रक है वो आपका दोस्तों है बैक्यूरेल, और ल्यूमिनस फ्लक्स का है ल्यूमेन आदि। दोस्तों बल का मात्रक न्यूटन है, आवृत्ति का मात्रक जो है वो हर्ट्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम्ब है, चुंबकीय प्रवाह यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक इसमें वेबर है, और चुंबकीय प्रवाह घनत्व का इसमें मात्रक है टेस्ला, चुंबकीय प्रवाह घनत्व का मात्रक है टेस्ला, और रेडियो धर्मिता का मात्रक है बैक्यूरेल, ल्यूमिनस फ्लक्स इसका है ल्यूमेन। आगे है दोस्तों प्रश्न, इनमें से किस स्थिति में बल्ब में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। इनमें से किस स्थिति में बल्ब में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। दोस्तों आंसर है इसका परिपथ के टूट जाने पर, परिपथ के टूट जाने पर। यदि सर्किट टूट जाता है तो बल्ब में करंट प्रवाहित होना बंद हो जाएगा। यदि सर्किट टूट जाता है तो बल्ब में करंट प्रवाहित होना बंद हो जाएगा। विद्युत धारा के निरंतर और बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। एक सर्किट में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक से धनात्मक की ओर प्रवाहित होते हैं। एक सर्किट में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक से धनात्मक की ओर प्रवाहित होते हैं। विद्युत परिपथ विद्युत शक्ति के 2 रूपों का उपयोग करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी और दिष्ट धारा है डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक धातु के तार में आवेशों के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन कब गति करते हैं। किसी चालक धातु के तार में आवेशों के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन कब गति करते हैं। आंसर इसका जब विद्युत दाब में अंतर होता है, जब विद्युत के दाब में अंतर होता है। किसी चालक धातु के तार में आवेशों के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन तभी गति करते हैं जब विद्युत दाब में अंतर हो। किसी चालक धातु के तार में आवेशों के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन तभी गति करते हैं जब विद्युत दाब में अंतर हो। एक इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक रूप से आवेशित उप परमाणु कण है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉम्पसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉम्पसन ने की थी। अगला प्रश्न है, एक प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाता है तो धारा का क्या होता है। एक प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाता है तो धारा का क्या होता है। दोस्तों आंसर है इसका धारा आधी हो जाती है। धारा जो है वो आधी हो जाती है। ओम के नियम के अनुसार यहाँ पर हमारा वॉट बराबर है धारा गुना में उसका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, धारा गुना में उसका प्रतिरोध बराबर होता है वी के।
यहाँ पर V जो होता है दोस्तों वो वोल्टेज को दर्शाता है। तो ओम के नियम V बराबर IR के अनुसार किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत की धारा बराबर होती है I वोल्टेज V के समानुपाती और प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है तो धारा आधी हो जाती है। यदि प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए तो धारा है जो उसकी आधी हो जाती है, क्योंकि धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस नियम की खोज जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में की थी। इस नियम की खोज जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में की थी। अगला प्रश्न है, ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करने वाले सूत्र की पहचान करें। ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करने वाले सूत्र की पहचान करें। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन डी, E बराबर है A इंटू ओम। ओम का नियम कहता है कि दो बिंदुओं के बीच एक कंडक्टर के माध्यम से उत्पन्न धारा वोल्टेज के सीधे अनुपातिक है। ओम का नियम कहता है कि दो बिंदुओं के बीच एक कंडक्टर के माध्यम से उत्पन्न धारा वोल्टेज के सीधे अनुपातिक है। फार्मूला यहाँ पे होता है दोस्तों V बराबर A इंटू में ओम, यानी कि V बराबर है यानी कि वोल्टेज बराबर है धारा इंटू में उसका प्रतिरोध। इसकी खोज जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में की थी, ओम के नियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजक को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजक को दर्शाता है। दोस्तों आंसर है इसका कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम भौतिकी का एक प्रयोगात्मक नियम है। कूलम्ब का नियम भौतिकी का एक प्रयोगात्मक नियम है जो दो स्थिर विद्युत आवेशित कणों के बीच बल की मात्रा को निर्धारित करता है। विद्युत चुंबकत्व में लेंज का नियम बताता है कि प्रेरित धारा की दिशा सदा ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। गॉस के नियम में कहा गया है कि एक बंद सतह से बाहर कुल विद्युत प्रवाह विद्युतीयता द्वारा विभाजित आवेश के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा दर्शाती है। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी और छोटी जो रेखा है वो दर्शाती है। तो दिए गए आपके ऑप्शन है धनात्मक टर्मिनल, रिंग टर्मिनल, ऋणात्मक टर्मिनल या उदासीन टर्मिनल। दोस्तों आंसर इसका ऋणात्मक टर्मिनल को। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी जो रेखा है वो ऋणात्मक टर्मिनल का प्रतिनिधित्व करती है। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा ऋणात्मक टर्मिनल का प्रतिनिधित्व करती है। सेल के प्रतीक में लंबी पतली खड़ी रेखा सकारात्मक टर्मिनल का प्रतिनिधित्व करती है। सेल के प्रतीक में लंबी और पतली खड़ी रेखा सकारात्मक टर्मिनल का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 60 प्रश्न में दिए गए हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। दिए गए कथन है, चुंबकीय प्रवाह एक सादिश मात्रा है। चुंबकीय प्रवाह एक सादिश मात्रा है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं। तीसरा दोस्तों ऑप्शन हमें दिया गया है कि किसी भी बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है। किसी भी बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है। चौथा दोस्तों हमें कथन दिया गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों के साथ समैंकी है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों के साथ समैंकी है। दोस्तों इसमें हमें सही कथन बताना है तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, किसी भी बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है। किसी भी बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है। किसी भी बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है। किसी भी बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है। यह एक सही कथन है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत लूप में प्रवाह में होती है। सभी बंद सतहों में उतनी ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है जितनी बाहर रहती हैं। इसलिए एक बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य है। अगला प्रश्न है, फ्यूज विद्युत परिपथ की डैश से सुरक्षा करता है। फ्यूज विद्युत परिपथ की डैश से सुरक्षा करता है। तो आंसर इसका ओवरलोडिंग से। ओवरलोडिंग से फ्यूज एक विद्युत परिपथ को ओवरलोडिंग से बचाता है। फ्यूज एक विद्युत परिपथ को ओवरलोडिंग से बचाता है। इसमें धातु की एक पतली पट्टी होती है जो पिघल जाती है जब उस सर्किट से प्रवाहित होने वाली धारा फ्यूज की उस मात्रा से अधिक हो जाती है जिसके लिए उसको रेट किया गया था। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है। आंसर है इसका हीरा। हीरा विद्युत का सुचालक नहीं है। हीरा एक विशाल सहसंयोजक संरचना है। हीरा विद्युत का सुचालक नहीं है। हीरा एक विशाल सहसंयोजक संरचना है। इसलिए चार सबसे भारी इलेक्ट्रॉन चार कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंधों में लगे या फंसे हुए होते हैं। इसका अर्थ है कि इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अतः हीरा विद्युत का सुचालक होता है।
निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? आंसर है इसका माइकल फेराडे ने। माइकल फेराडे ने माइकल फेराडे ने विद्युत क्षेत्र की अवधारणा पेश की। एक विद्युत क्षेत्र का एक आवेशित पिंड द्वारा उसके चारों ओर के स्थान में निर्मित होता है और इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र के भीतर रखे गए किसी भी अन्य आवेश पर बल लगाया जाता है। विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है? विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है? आंसर है इसका 0। एक विद्युत द्विध्रुव समान और विपरीत आवेशों का एक युग्म होता है, इसलिए विद्युत द्विध्रुव में कुल आवेश 0 होगा। अगला प्रश्न है, धातुओं के माध्यम से विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है और यह डैश। आंसर इसका तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। धातुओं के माध्यम से विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है और यह तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण धातुएं अच्छी संवाहक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण धातुएं अच्छी संवाहक होती है और जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो धातु आयन कंपन करना शुरू कर देते हैं, जिससे प्रतिरोध में वृद्धि होती है, इसलिए चालकता कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिजली का सुचालक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बिजली का सुचालक नहीं है? दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन है चांदी, तांबा, ब्रोमीन और ग्रेफाइट। दोस्तों जो बिजली के सुचालक नहीं, तो चांदी तो दोस्तों होता है, तांबा भी होता है और ग्रेफाइट भी होता है, पर ब्रोमीन नहीं होता है, तो आंसर इसका ऑप्शन होगा सी, ब्रोमीन। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। ग्रेफाइट दोस्तों ये एकमात्र जो है अधातु है जो कि उसके बाद अधातु होने के बावजूद भी ये जो है बिजली की कुचालक है। तो ये तो है, ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातु विद्युत की कुचालक होती है, इसलिए जो ब्रोमीन है वो विद्युत का अत्यंत कुचालक है, यानी कि जो ब्रोमीन है वो विद्युत का अत्यंत कुचालक है। इसमें जो बिजली है वो ये बिजली का अच्छा जो है कंडक्टर नहीं है, बिजली का इसमें काम नहीं हो पाएगा, विद्युत का काम इसमें नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मा प्रवाह पर आधारित है? विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मा प्रवाह पर आधारित है? आंसर है इसका फ्यूज। आंसर है दोस्तों इसका फ्यूज। फ्यूज एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है। फ्यूज एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत परिपथ की अतिवर्तमान सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करता है। इसका आवश्यक घटक एक धातु का तार या पट्टी है जो बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने पर पिघल जाती है, जो बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने पर पिघल जाती है और जिससे धारा रुक जाती है या फिर बाधित हो जाती है। अगला प्रश्न है, भौतिकी का कौन सा नियम कहता है कि तो विद्युत आवेशों के बीच का बल अपने पूर्व मान से कम होकर एक चौथाई रह जाता है जब उनके बीच की दूरी दो गुनी कर दी जाती है? भौतिकी का कौन सा नियम कहता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच का बल अपने पूर्व मान से कम होकर एक चौथाई रह जाता है जब उनके बीच की दूरी दो गुनी कर दी जाती है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन ए, कुलम्ब का नियम। कुलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के स्थिर वैद्युतिकी बल का परिमाण आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधे अनुपातिक होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल उन्हें मिलाने वाली सीधी रेखा के अनुदिश होता है। कूलम्ब का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के स्थिर वैद्युतिकी बल का परिमाण आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधे अनुपातिक होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल उन्हें मिलाने वाली सीधी रेखा के अनुदिश होता है। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज के लिए रेटिंग निम्न के आधार पर प्रदान की जाती है। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज के लिए रेटिंग निम्न के आधार पर प्रदान की जाती है। दोस्तों आंसर है इसका करंट। फ्यूज रेटिंग फ्यूज को उड़ाने यानी कि तोड़ने के लिए एक मौजूदा जरूरत है। जब एक फ्यूज उड़ जाता है तो यह विद्युत परिपथ से विद्युत शक्ति को हटा देता है। फ्यूज रेटिंग को आमतौर पर एम्प्स में परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है? आंसर इसका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। और बाकी जो अन्य तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सूर्य धारा, ताप, कोरियोलिसिस बल, गुरुत्वाकर्षण, ये सभी जो हैं दोस्तों समुद्र की धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं। महासागरीय धाराएं, हवा, कोरियोलिसिस बल, तापमान और लवणता भिन्नता, गुरुत्वाकर्षण और भूकंप या तूफान जैसी घटनाओं के कारण पानी के द्रव्यमान में
घनत्व अंतर के कारण हो सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकता है? आंसर दोस्तों इसका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर बिजली की शक्ति नापने का जो ये यंत्र है, ये एक सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगाता है। गैल्वेनोमीटर एक सर्किट में करंट की स्थिति जो है उसका पता लगाता है। गैल्वेनोमीटर एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत प्रवाह का पता लगाने और इंगित करने के लिए किया जाता है। 72वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र डैश। दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन डी एक समान रहता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र धारा के समान अनुपाती होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र धारा के समान अनुपाती होता है तथा घुमावों की संख्या और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए परिनालिका की स्थिति और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र पूरे समय एक समान रहता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र पूरे समय एक समान रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन है? निम्नलिखित में से उच्चतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन है? आंसर दोस्तों इसका गामा किरणें। गामा किरणें गामा किरणों में सबसे अधिक आवृत्तियां, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य और उच्चतम ऊर्जाएं पाई जाती है। गामा किरणों में सबसे अधिक आवृत्तियां, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य और उच्चतम ऊर्जाएं पाई जाती हैं। रेडियो तरंगों में सबसे कम आवृत्ति, सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य और विद्युत चुंबकीय विकिरण की सबसे कम ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, किसने विद्युत चुंबकत्व के विज्ञान की स्थापना की एवं उसे नाम दिया? किसने विद्युत चुंबकत्व के विज्ञान की स्थापना की एवं उसे नाम दिया? आंसर है इसका आंद्रे मेरी एम्पियर। आंद्रे मेरी एम्पियर विद्युत चुंबकत्व का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर ने रखा है। विद्युत चुंबकत्व का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर ने रखा है। माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रतिचुंबकत्व और इलेक्ट्रोलिसिस की खोज की थी। विद्युत चुंबकत्व भौतिकी की एक शाखा है जिसमें विद्युत चुंबकीय बल का अध्ययन शामिल है। एक प्रकार का भौतिकी संपर्क जो विद्युत आवेशित कणों के बीच होता है। ओम का नियम कहता है कि ओम का नियम कहता है कि आंसर इसका विद्युत धारा बराबर है वोल्टेज बटे में प्रतिरोध के। विद्युत धारा बराबर है वोल्टेज बटे में प्रतिरोध के। यहाँ पर हमारा V बराबर होता है I इंटू में R के। वोल्टेज बराबर होता है I इंटू में R के। और अगर हम विद्युत धारा को रखेंगे, हम करंट को रखेंगे, तो जो वोल्टेज है वो दोस्तों हमारा R जो है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि जो प्रतिरोध है वो वोल्टेज बटे में प्रतिरोध हो जाएगा विद्युत धारा को निकालने के लिए। विद्युत धारा बराबर है वोल्टेज बटे में प्रतिरोध। इसकी व्याख्या है, ओम का नियम कहता है कि किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि I वोल्टेज V के समानुपाती और प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोस्तों आगे हमारे पास टॉपिक बल और दबाव, और दोस्तों ये हमारा भौतिक विज्ञान में 5वां टॉपिक है, बल और दबाव। दोस्तों प्रश्न हमारे शुरू हो रहे हैं 76वें प्रश्न से। न्यूटन का कौन सा नियम बल की मात्रात्मक परिभाषा प्रदान करता है? न्यूटन का कौन सा नियम बल की मात्रात्मक परिभाषा प्रदान करता है? दोस्तों आंसर इसका गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम। न्यूटन के दूसरे नियम से बल की मात्रात्मक परिभाषा का पता चलता है। न्यूटन के दूसरे नियम से बल की मात्रात्मक परिभाषा का पता चलता है, जहाँ पर जो फोर्स है वो बराबर होता है मास इंटू में उसका एक्सीलरेशन। न्यूटन का द्वितीय नियम है दोस्तों, किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समान अनुपाती होती है और उसकी संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की है। न्यूटन के दूसरे नियम से बल की मात्रात्मक परिभाषा का पता चलता है और न्यूटन का दूसरा नियम बताता है कि किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और उसकी संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की होती है। अगला प्रश्न है, डैश बल की सीमा 10 की पावर -16 मीटर के क्रम की है। डैश बल की सीमा 10 की पावर -16 मीटर के क्रम की है। दोस्तों आंसर है इसका दुर्बल परमाणु की। दुर्बल परमाणु की गुरुत्वाकर्षण बल जो है दोस्तों इसका होता है 10 की पावर -39 के। गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है 10 की पावर -39 के। दुर्बल परमाणु बल 10 की पावर -16 मीटर के और विद्युत चुंबकीय बल 10 की पावर -2 मीटर के। प्रबल परमाणु बल 10 की पावर -15 मीटर के।
17वां प्रश्न है, त्वरण डैश के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। त्वरण डैश के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। आंसर है इसका वेग। त्वरण वेग के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। त्वरण को उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर कोई वस्तु अपना वेग बदलती है। त्वरण को उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर कोई वस्तु अपना वेग बदलती है। यह एक सादिश राशि है। यह एक सादिश राशि है। त्वरण की इकाई मीटर पर सेकंड, मीटर बटे में सेकंड की स्क्वायर है। विस्थापन को किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। विस्थापन को किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। संवेग किसी कण के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल है। संवेग किसी कण के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल है। वेग को उस गति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर कोई वस्तु किसी विशेष दिशा में चलती है। वेग को उस गति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर कोई वस्तु किसी विशेष दिशा में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाले कुल बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का डैश होता है। यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाले कुल बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का डैश होता है। आंसर दोस्तों अंतर। आंसर होगा इसका अंतर। यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाले कुल बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का अंतर होता है। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण का बल हमेशा लागू बलों को डैश करता है। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण का बल हमेशा लागू बलों को डैश करता है। आंसर दोस्तों इसका विरोध। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा लागू बलों का विरोध करता है। घर्षण बल वह बल है जो ठोस सतहों, द्रवों की परतों और एक दूसरे के खिलाफ फिसलने वाले भौतिक तत्वों की सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा लागू बलों का विरोध करता है। घर्षण वह बल है जो ठोस सतहों, द्रव की परतों और एक दूसरे के खिलाफ फिसलने वाले भौतिक तत्वों की सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण बल यहाँ पर हमें दिया गया है दोस्तों, फोर्स बराबर है, ये यहाँ पर घर्षण का ये गुणांक है और दोस्तों ये इसका लंबवत बल, लंबवत लगाया गया इसका बल। फोर्स बराबर है यानी कि घर्षण बल बराबर है इसका घर्षण का गुणांक गुना में इसका लंबवत बल के। 81वां प्रश्न है, सामान्य वायुमंडलीय दबाव और 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर बर्फ का गलना कितना होता है। सामान्य वायुमंडलीय दबाव और 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर बर्फ का गलना कितना होता है। आंसर है इसका 273.16 केल्विन। 273.16 केल्विन के। सामान्य वायुमंडलीय दबाव और 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र के स्तर पर बर्फ का पिघलने का बिंदु 273.16 केल्विन यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। फ़ारेनहाइट में होता है दोस्तों 32 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 0 डिग्री और में केल्विन में है 273.16 केल्विन के। समुद्र तल पर शुद्ध पानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कम वायुमंडलीय दबाव पर शुद्ध पानी लगभग 154 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 68 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। गहरे महासागरों में अत्यधिक दबाव में पानी 752 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 400 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास तरल रहता है। 82वां प्रश्न है, प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में गड़गड़ाहट की आवाज बहुत बाद में सुनाई देती है। यह क्या दिखाता है। प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में गड़गड़ाहट की आवाज बहुत बाद में सुनाई देती है। यह क्या दिखाता है। दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन है, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। दूसरा है ध्वनि की गति प्रकाश की गति से 3 गुना है। तीसरा दोस्तों ऑप्शन है ध्वनि की गति प्रकाश की गति से 2 गुनी है। या फिर चौथा ऑप्शन है ध्वनि की गति प्रकाश की गति के समान होती है। तो दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन ए कि ध्वनि की जो गति है वो प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। या यूं कह लीजिए कि प्रकाश की जो गति है वो ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए जो है प्रकाश जो है वो पहले दिखाई देता है और ध्वनि बाद में सुनाई देती है। गड़गड़ाहट की आवाज प्रकाश की चमक की तुलना में बहुत बाद में सुनाई देती है। गड़गड़ाहट की आवाज प्रकाश की चमक की तुलना में बहुत बाद में सुनाई देती है। इससे पता चलता है कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम है। हवा में ध्वनि की गति लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड है। एक स्थिर स्रोत से प्रकाश 3 लाख
किलोमीटर पर सेकंड यानी कि 186,000 मील प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है। 1,86,000 होगा ये, 1,86,000 मील पर सेकंड की गति से यात्रा करता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश 1.3 सेकंड और सूर्य से पृथ्वी तक 1 यू यानी कि 8.3 मिनट में पहुंचता है। गड़गड़ाहट की आवाज प्रकाश की चमक की तुलना में बहुत बाद में सुनाई देती है। इससे पता चलता है कि ध्वनि की जो गति है वो प्रकाश की गति से बहुत कम है। हवा में ध्वनि की गति लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड है। एक स्थिर स्रोत से प्रकाश 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड यानी कि 1,86,000 मील पर सेकंड की गति से यात्रा करता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश 1.3 सेकंड में पहुंचता है और सूर्य से पृथ्वी तक 1 यू यानी कि 8.3 मिनट में पहुंचता है। अगला प्रश्न दोस्तों, दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव में प्रणोद को किस से विभाजित करते हैं? दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव में प्रणोद को किस से विभाजित करते हैं? आंसर है इसका क्षेत्र। प्रति इकाई क्षेत्र में कार्य करने वाले बल को दबाव के रूप में जाना जाता है। प्रति इकाई क्षेत्र में कार्य करने वाले बल को दबाव के रूप में जाना जाता है, अर्थात दबाव बराबर है प्रणोद बटे में क्षेत्रफल के। 84वां प्रश्न है, डैश एक बाहरी निकाय है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाई जाती है। डैश एक बाहरी निकाय है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाई जाती है। आंसर है इसका बल। किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए उस पर लागू बाहरी कारक बल है और बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए उस पर लागू बाहरी कारक बल है और बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। दोस्तों, वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। निम्नलिखित में से कौन संरक्षी बल की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन संरक्षी बल की विशेषता है? दिए गए ऑप्शन है, ऊर्जा तापीय ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाती है, इसके द्वारा एक गोलपथ में किया गया कार्य शून्य नहीं है, इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, या चौथा ऑप्शन, इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह पुनः प्राप्ति योग्य है। तो दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन डी, इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनः प्राप्ति योग्य है। इसके द्वारा किए गया कार्य पूरी तरह से पुनः प्राप्ति के योग्य है। एक संरक्षी बल की विशेषता यह है कि एक संरक्षी बल वह होता है जिसमें उसके द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कार्य केवल गति के आरंभ और अंत बिंदुओं पर निर्भर करता है। यह कार्य के दौरान लिए गए पथ पर निर्भर नहीं करता है। संग्रहित ऊर्जा काम के रूप में पुनः प्राप्ति करने योग्य है। संग्रहित ऊर्जा काम के रूप में पुनः प्राप्ति करने योग्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी वस्तु के जड़त्व को उसके डैश द्वारा मापा जाता है। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके डैश द्वारा मापा जाता है। आंसर है इसका द्रव्यमान के। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। मूल रूप से जड़ता का हमारा विचार सर आइजैक न्यूटन के भौतिकी के पहले 2 नियमों पर वापस आता है। मूल रूप से जड़ता का हमारा विचार सर आइजैक न्यूटन के भौतिकी के पहले 2 नियमों पर वापस जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मात्रा को मरोड़ संतुलन का उपयोग करके मापा जाता है? निम्नलिखित में से किस मात्रा को मरोड़ संतुलन का उपयोग करके मापा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, बल। छोटे बलों को मापने के लिए मरोड़ संतुलन का उपयोग किया जाता है। छोटे बलों को मापने के लिए मरोड़ संतुलन का उपयोग किया जाता है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक तार या धागा तनाव के समानुपाती बल के साथ मुड़ने का प्रतिरोध करता है। छोटे बलों को मापने के लिए मरोड़ संतुलन का उपयोग किया जाता है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक तार या धागा तनाव के समानुपाती बल के साथ मुड़ने का प्रतिरोध करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? दोस्तों आंसर इसका टॉर्क। आंसर इसका टॉर्क। टॉर्क एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। टॉर्क का मतलब होता है दोस्तों घूर्णन। टॉर्क एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है, आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आंसर है दोस्तों इसका हाइग्रोमीटर का। आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए एक हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए एक हाइग्रोमीटर उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है। पानी की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पानी की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है।
विद्युत धारा का पता लगाने और संकेत देखने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। उछाल की अवधारणा के आधार पर तरल पदार्थों के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए एक हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। 90 दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से कौन सा समीकरण भौतिकी में दाब को दर्शाता है? निम्न में से कौन सा समीकरण भौतिकी में दाब को दर्शाता है? आंसर है इसका बल बटे में क्षेत्र। बल बटे में क्षेत्र। दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्र के। दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। 91 दोस्तों प्रश्न दिया गया है, बैरोमीटर का इस्तेमाल निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर का इस्तेमाल निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? आंसर है इसका वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऊंचाई को अल्टीमीटर के द्वारा मापा जाता है। करंट को एमीमीटर के द्वारा मापा जाता है। 92 प्रश्न है, डैश के अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर है जिस पर यह कार्य करता है। जिस पर यह कार्य करता है। दोस्तों आंसर इसका पास्कल का नियम। पास्कल का नियम। पास्कल के नियम के अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर है जिस पर यह कार्य करता है। पास्कल का नियम कहता है कि दबाव उस क्षेत्र द्वारा विभाजित बल के बराबर होता है जिस पर यह कार्य करता है। जिस पर वह कार्य करता है। किसी भी बंद द्रव्य पर कम क्षेत्र पर कम बल लगाकर बड़े क्षेत्र पर अधिक मात्रा में बल प्राप्त किया जा सकता है। यही पास्कल का नियम है। यहाँ पे पास्कल का नियम P बराबर है F बटे में A के। हुक का नियम कहता है कि विरूपण का विस्थापन या आकार विकृत बल या भार के सीधे अनुपातिक है। हुक का नियम कहता है कि विरूपण का विस्थापन या आकार विकृत बल या भार के सीधे अनुपातिक है। इसे लोच के नियम के रूप में भी जाना जाता है। स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम कहता है कि विकिरण की मात्रा तापमान की चौथी घात के सीधे अनुपातिक होती है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। अगला प्रश्न है, जड़त्व किसके समान अनुपातिक है? जड़त्व किसके समान अनुपातिक है? आंसर इसका द्रव्यमान के। जड़त्व द्रव्यमान के सीधे अनुपातिक है। जड़त्व किसी भी वस्तु का वह लक्षण है जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिति का विरोध करती है। दोस्तों आगे हमारे पास टॉपिक ध्वनि, और दोस्तों ये हमारा छठा टॉपिक है। प्रश्न दोस्तों हमारे इसमें शुरू हो रहे हैं 94 प्रश्न से। ध्वनि तरंगों के उत्पादन और प्रसार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ध्वनि तरंगों के उत्पादन और प्रसार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों आंसर है इसका ध्वनिक। आंसर इसका ध्वनिकी। ध्वनि तरंगों के उत्पादन और प्रसार का अध्ययन श्रवणगम्यता कहलाता है। ध्वनि तरंगों के उत्पादन और प्रसार का अध्ययन श्रवणगम्यता कहलाता है। प्रकाश विज्ञान भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार के प्रकाश और दृष्टि के गुणों और घटनाओं से संबंधित है। फोटोनिक्स प्रकाश तरंगों का भौतिक विज्ञान है। खगोल भौतिकी अंतरिक्ष विज्ञान की एक शाखा है जो ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को समझने के लिए भौतिकी और रसायन विज्ञान के नियमों को लागू करती है। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड करती है तो इसकी आवृत्ति किलोहर्ट्ज किसके बराबर है? यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड करती है तो इसकी आवृत्ति किलोहर्ट्ज में किसके बराबर है? आंसर इसका 0.01 के। 1 किलोहर्ट्ज बराबर होता है 1000 दोलन प्रति सेकंड, और तो 10 दोलन बराबर होगा आपका 10 दोलन प्रति सेकंड बराबर होगा 10 बटे में 1000 के, यानी कि 0.01 किलोहर्ट्ज के। ये कटेगा तो ये बनेगा आपका 0.01 किलोहर्ट्ज के। निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम स्वर उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम स्वर उत्पन्न करता है? दोस्तों आंसर है इसका बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। वायु स्तंभ के कंपन के पहले मोड में एक नोड और एंटी नोड होता है। वायु स्तंभ के कंपन के पहले मोड में एक नोड और एक एंटी नोड होता है। वायु स्तंभ के कंपन के दूसरे मोड में 2 नोड और 2 एंटी नोड बनते हैं। इससे पता चलता है कि एक छोर पर बंद वायु स्तंभ के कंपन मोड में केवल विषम हार्मोनिक्स मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है 97 प्रश्न, 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसूत जल में ध्वनि की अनुमानित चाल कितनी होती है? 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसूत जल में ध्वनि की अनुमानित चाल कितनी होती है? आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए 1498 मीटर पर सेकंड।
किसी माध्यम में ध्वनि की गति को समीकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यहाँ पर v बराबर k p पावर -1/2 के। यहाँ v बराबर होता है आपका ध्वनि की गति और k बराबर होता है संपीड़ितता और p बराबर होता है इसका घनत्व। p है इसका घनत्व। वायु में ध्वनि की चाल बराबर होती है 343 मीटर पर सेकंड के। पानी में ध्वनि की गति सामान्य तापमान और दबाव पर 1498 मीटर पर सेकंड होती है। पानी में ध्वनि की गति सामान्य तापमान और दबाव पर 1498 मीटर पर सेकंड होती है। ठोस में ध्वनि की चाल 5000 मीटर पर सेकंड होती है। अगला प्रश्न दोस्तों 98 प्रश्न, ध्वनि किस माध्यम में तेज यात्रा करती है? ध्वनि किस माध्यम में तेज यात्रा करती है? आंसर है इसका ठोस। ठोस तरल पदार्थ और गैसों की तुलना में एक साथ कसकर बंधे होते हैं। ठोस तरल पदार्थ और गैसों की तुलना में एक साथ कसकर बंधे होते हैं, इसलिए ध्वनि ठोस में सबसे तेजी से यात्रा करती हैं। तरल पदार्थ गैसों की तुलना में अधिक सघन होते हैं, लेकिन ठोस से कम सघन होते हैं, इसलिए ध्वनि तरल पदार्थों में दूसरा सबसे तेज ठोस के बाद से यात्रा करती हैं। गैसों में ध्वनि सबसे धीमी गति से चलती है। गैसों में ध्वनि सबसे धीमी गति से चलती है क्योंकि वे सबसे कम घने होते हैं। गैसों में अणु ठोस और तरल पदार्थ की तुलना में बहुत दूर होते हैं। 99 दोस्तों प्रश्न हमारे पास, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ते हैं तथा शिकार ढूंढते हैं। वे किस प्रकार की ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करके तथा उनके परावर्तन का पता लगाकर ऐसा कर पाते हैं? चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ते हैं तथा शिकार ढूंढते हैं। वे किस प्रकार की ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करके तथा उनके परावर्तन का पता लगाकर ऐसा करते हैं? आंसर है इसका अल्ट्रासोनिक तरंगों का। अल्ट्रासोनिक तरंगों का। चमगादड़ अल्ट्रासोनिक तरंगों का इस्तेमाल करके अपने शिकार का पता लगाने के लिए करते हैं। वे अपने द्वारा उत्सर्जित किरणों का उत्सर्जन और संग्रह करते हैं। अगर पूरी किरणें इकट्ठी हो जाए तो चमगादड़ शिकार की राह में निकल जाता है, और यदि उत्सर्जित किरणों का उत्सर्जन और संग्रह नहीं हो पाता है तो इससे पता चलता है कि इसके रास्ते में कोई शिकार नहीं है। ध्वनि की निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है? ध्वनि की निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है? आंसर इसका ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। 101 प्रश्न है, हवा में ध्वनि का वेग कितना है? हवा में ध्वनि का वेग कितना है? आंसर है इसका 343 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की गति एक ध्वनि तरंग द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी है। ध्वनि की गति एक ध्वनि तरंग के द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी है, क्योंकि यह एक लोचदार माध्यम से फैलती है। 20 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड या 2.9 सेकंड में 1 किलोमीटर या 4.7 सेकंड में 1 मील होती है। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तब कहा जाता है कि यह डैश की चाल से चल रही है। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तब कहा जाता है कि यह डैश की चाल से चल रही है। आंसर इसका सुपरसोनिक चाल। मैक संख्या बराबर वस्तु की गति बटे में ध्वनि की गति। अगर m छोटा है 1 से तो यह सबसोनिक है। यदि m यानी कि मेक जो है ये छोटा है 1 से तो यह सबसोनिक है, और मेक बराबर अगर 1 है तो ये होती है ट्रांससोनिक। ध्वनि की जो गति है वो होती है ट्रांससोनिक, और यदि m यानी कि मैक बड़ा हो 1 से तो ये होता है सुपरसोनिक। तो ध्वनि की जो गति होती है वो होती है सुपरसोनिक, और मैक बड़ा हो 5 से तो ये होती है हाइपरसोनिक। एक औसत वयस्क मानव के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा डैश है। एक औसत वयस्क मानव के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा डैश है। आंसर इसका 30 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 30 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। एक औसत वयस्क मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। एक औसत वयस्क मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि है उसको हानिकारक माना जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है? मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है? दोस्तों आंसर इसका 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक होती है। निम्न में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है? निम्न में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है? आंसर इसका चमगादड़। चमगादड़ 20 से 100 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति की अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्सर्जित करते हैं। चमगादड़ 20 से 100 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति की
अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्सर्जित करते हैं और ये ध्वनि तरंगों की प्रतिध्वनियां शिकार के बारे में जानकारी देती हैं। 106 प्रश्न है दोस्तों, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। 106 प्रश्न, ध्वनि डैश के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है। ध्वनि डैश के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है। आंसर है इसका ऑप्शन ए निर्वात। ऑप्शन है इसका निर्वात। ध्वनि निर्वात के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है। ध्वनि को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। और इनमें कर सकते हैं दोस्तों, मृदा में, पानी में और आग में। ध्वनि जो नहीं कर सकती है वो कर सकती है आपकी निर्वात में नहीं कर सकती है। ध्वनि जो है वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ विद्युत धारा और उसके प्रभाव, बल और दबाव और ध्वनि से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।